टू विन टॉप क्लासेस। इसके पहले वाले वीडियो हमने देखा था प्राकृतिक संरचना एवं पोहा तंत्र। ठीक है, ये लेसन स्टार्ट किया था और पार्ट 1 में क्या देखा कि भारत की प्राकृतिक संरचना क्या होती है। तो भारत की प्राकृतिक संरचना के बारे में अध्ययन कर लिया। इसके पहले वाली वीडियो आप जाके देख सकते हो। और आज की वीडियो हम लोग देखने वाले हैं ब्राजील की प्राकृतिक संरचना। ठीक है, ठीक है। तो ब्राजील की प्राकृतिक संरचना देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हम लोग समझ लेते हैं ब्राजील का ये जो मानचित्र दिया गया है, इस मानचित्र को सबसे पहले समझ लेते हैं। जैसे भारत ब्राजील का मानचित्र, ठीक है, ये ब्राजील का प्राकृतिक मानचित्र यहाँ पर दिख रहा है आपको। अब यहाँ पर देख लेते हैं क्या है, सूची है। सूची में देख लो सबसे ज्यादा ऊंचाई जो है 1000 मीटर है। यदि हम भारत की बात करें तो भारत की जो ऊंचाई थी 6000 से लेकर 8000, इतना ज्यादा ऊंचाई वाला इलाका भारत में पाया जाता है। तो इससे यह समझ में आता है कि ब्राजील में जो भी इलाके हैं वो ज्यादा ऊंचाई वाला नहीं, मतलब बहुत ज्यादा से ज्यादा ऊंचाई होगी तो उसकी 1000 होगी। ठीक है ना, ये यहाँ तक समझ में आ गया। और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर गुयेना उच्च भूमि और ब्राजील उच्च भूमि, इस तरह से ब्राजील में दो उच्च भूमियां हैं, गुयेना उच्च भूमि और ब्राजील उच्च भूमि। और गुयेना उच्च भूमि ब्राजील उच्च भूमि के बीच में ये अमेजन नदी आ जाती है। ये विश्व की सबसे बड़ी नदी में इसका नाम आता है, विश्व की सबसे बड़ी नदी है। इस नदी की जो चौड़ाई अगर हम लोग बात करें पश्चिम की तरफ, तो पश्चिम की तरफ 1300 किलोमीटर, ये जो चौड़ाई दिख रही है ना, यहाँ पर 1300 किलोमीटर होती है। और जैसे 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 वो पूर्व की तरफ जाती है मराजो द्वीप की तरफ, मिराजो द्वीप की तरफ इसकी जो चौड़ाई होती है वो एक 240 किलोमीटर हो जाती है। मतलब यहाँ से बहुत ज्यादा चौड़ा होता है, यहाँ बहुत ज्यादा पानी लेकर आती है और धीरे धीरे यहाँ पर उसका जो होता है उसकी चौड़ाई 240 मीटर हो जाती है मराजो द्वीप। तो मराजो द्वीप जो होता है ना, ये दो द्वीप ये अमेजन नदी की वजह से बना हुआ। अमेजन नदी जो बहाकर जितने भी खार लेकर आती है, जितने भी अवक्षेप लेकर आती है, मिट्टी कंकड़ जो भी सारी चीज लेकर आती है, उन सारे अवक्षेपों की वजह से मराजो द्वीप क्या हुआ है, बना हुआ है। और ये मराजो द्वीप मतलब ब्राजील के सबसे बड़े द्वीपों में से गिना जाता है। ठीक है, यहाँ पर पिको दी नेबलिना दिख रहा होगा आप लोग, पिको दी नेबलिना। ये पिको दी नेबलिना मतलब ब्राजील का सबसे ऊंचा शिखर है, जिसका शुरुआत यहाँ पर वेनेजुएला नाम के देश से हुआ है। कहाँ से हुआ है बच्चों, वेनेजुएला। यहाँ पर आपको देखो पिक पॉइंट दिख रहा होगा, पिको दी नेबलिना 13114 मीटर। अगर किसी ने पूछा कि ब्राजील में सबसे अधिक ऊंचाई वाला इलाका कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे, पिको दी नेबलिना, जिसकी ऊंचाई 3014, ठीक है, मीटर है। ये वेनेजुएला देश से स्टार्ट होती है और ब्राजील में भी है। यहाँ पर गुयना देश है, सूरीनाम है, फ्रेंच गियाना है, यहाँ पर पेरू देश भी आ जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या आता है, पेरू देश आता है। अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर पेरू देश आ जाता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर पेरू देश दिखा आपको, हाँ ये पेरू देश है। फिर यहाँ पर बेलियाल है, पराग्वे देश है, अर्जेंटीना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देख ले पेंटानल दिख रहा है बच्चों, यहाँ पर पेंटानल ठीक है ना, यहाँ पर ये एनाकोंडा पाया जाता है। ठीक है, एनाकोंडा पाया जाता है। ब्राजील का दलदली इलाका है यहाँ पर। ब्राजीलिया ब्राजील की राजधानी है। ब्राजीलिया क्या है, ब्राजील की राजधानी, ढाल क्षेत्र है। और सायो फ्रांसिस्को नदी, तो ये सायो फ्रांसिस्को नदी जो ब्राजील की पूर्व की मतलब दक्षिण पूर्व में सबसे महत्वपूर्ण नदियां हैं, जो पहले तो ऊपर जाती है 1000 मीटर तक, 1000 मीटर तक ऊपर जाती है और फिर अचानक क्या करती है, वो टन ले लेती है, मतलब मुड़ जाती है और फिर कहाँ चली जाती है, दक्षिण अटलांटिक महासागर में जाके मिल जाती है। तो इसको दो महासागरों का तट मिला, एक उत्तरी अटलांटिक महासागर, एक दक्षिणी अटलांटिक महासागर। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर अगर हम लोग देख ले कैसिनो पुलिन दिख रहा हो आप लोग, एक कैसिनो पुलिन जो है ये ब्राजील की सबसे, या तो बोल सकते हैं विश्व का सबसे बड़ा बीच है। ठीक है ना, विश्व का सबसे बड़ा बीच है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अजस्त्र कड़ा पढ़ने वाले, अजस्त्र कड़ा मतलब ऐसा चीज, वो खाई समझते हो आप लोग, खाई सुना होगा कि भाई पहाड़ की सबसे ऊंची चीज रहती है और उस अगर पहाड़ की दूसरी तरफ देखेंगे तो बहुत खड्डा रहेगा, तो उसको अजस्त्र कड़ा कहते हैं। तो ब्राजील का जो दक्षिणी इलाका है वो अजस्त्र कड़ा है, मतलब बहुत ढलान क्षेत्र है वहां पर। ठीक है बच्चों, यहाँ तो याद रखिएगा इसको। ये कुछ चीजें मैं बता रहा हूँ जो आपको ब्राजील के लिए याद रखनी है। ठीक है, और ब्राजील में टोटल 26 राज्य हैं, आपको मालूम, मैंने बताया हुआ भी है कि इसके पहले वाली अगर वीडियो आपने देखी है पार्ट दूसरा, तो उसके अंदर मैंने बताया कि ब्राजील में टोटल 26 राज्य हैं और 26 राज्य को, ठीक है, वो बताया हुआ है 26। उसके अंदर तो उसका फ्लैग था, उसके अंदर 26 स्टार्स भी थे। तो सारी चीज मैंने बता के रखी, उनको एकदम अच्छे से देखिएगा। और अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसके पहले कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, मैं वो क्वेश्चंस का आंसर्स बता देता हूँ।
अमेजन नदी घाटी की ऊंचाई किस श्रेणी में आती है? ये अमेजन नदी है, ठीक है, ये अमेजन नदी है, एकदम डार्क हरा देखो। अब हरा कलर देखना है तो आपको कितना देखना है? 0 से 200, दिख रहा है यहाँ पर बच्चों? 0 से 200, 0 से 200 मीटर के बीच में अमेजन नदी की ऊंचाई श्रेणी में आती है, ठीक है, 0 से 200 तक। अमेजन की घाटी किन दो उच्च भूमियों के दरमियान है? पहले मैंने बता दिया, ये जो अमेजन नदी है ये कौन से दो उच्च भूमियों के दरमियान आती है? गुवेना उच्च भूमि और ब्राजील उच्च भूमि। तो दो उच्च भूमि है, गुवेना उच्च भूमि है और ब्राजील उच्च भूमि, इनके दोनों के बीच में कौन आता है? अमेजन नदी का मैदान। अमेजन नदी इस तरह से जाती है यहाँ पर, ठीक है। और आगे देख लीजिए, 500 से लेकर 1000 मीटर ऊंचाई वाले प्रदेश का निरीक्षण कीजिए। पीले रंग से दर्शाई गई इस भूमि का विस्तार का वर्णन दिशाओं के संदर्भ में कीजिए। 500 से 1000, बच्चों 500 से 1000 देखना है, ठीक है, 500 से 1000 मतलब पीला पीला कलर देखना है। दिख रहा है आपको ये पीला कलर? ये पीला कलर आपको क्या दर्शाता है? तो नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे और इस तरफ, नीचे और इस तरफ देखो, दक्षिण पश्चिम, पश्चिम और पूर्व उत्तर, ऊपर की तरफ, पूर्व उत्तर, ऊपर की तरफ जा रहा है और उत्तर की तरफ है, दक्षिण दक्षिण पश्चिम और पूर्व उत्तर की तरफ ये दिशा दर्शाता है, ठीक है बच्चों। अगला है, पीले रंग के दर्शाए गए तितर बितर भाग क्या दर्शाते हैं? पीले रंग के जो तितर बितर भाग है वो क्या दर्शा रहा है बच्चों? बताइए तो। ये जो पीला रंग है ना, जो तितर बितर है, यहाँ पर कहीं छोटा है कहीं कम है, ये ब्राजील के पठार हैं, ठीक है ना, जिनकी ऊंचाई होती है लगभग 500 से लेकर 1000 मीटर तक की। तो ये पठार है, ब्राजील के क्या है? पठार है, ठीक है, ऊंचाई है यहाँ। और ब्राजील की जो पूरी जनसंख्या है ना, अगर हम लोग बात करें 80 से 90% जो जनसंख्या है वो ब्राजील उच्च भूमि में है, और बहुत कम ही जनसंख्या जो गुयेना उच्च भूमि में रहती है, और यहाँ तो लोग रहते ही नहीं है, यहाँ पर मानव जा ही नहीं सकता, ठीक है ना, यहाँ पर लोग जा नहीं सकते, यहाँ पर रास्ते नहीं है, यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है जाने के लिए, तो यहाँ पर लोगों को जाना जा नहीं पाएंगे, इतना याद रखिएगा। और ठीक है जी बच्चों, चलो अब देख रहे महत्वपूर्ण नदियों में अगर हम लोग बात करें तो महत्वपूर्ण नदियां आती हैं, पैराग्वे नदी है, पराना नदी है। ये ब्राजील के जो पश्चिमी इलाके में पैराग्वे और पराना नदियां, ये दो नदियां हैं जो ब्राजील के पश्चिमी इलाकों को पानी की आपूर्ति करवाती हैं। अगर हम लोग पूर्व की बात करें तो पूर्व की सबसे महत्वपूर्ण नदी जो है, पूर्व की सबसे महत्वपूर्ण नदी जो है वो है हमारी सायो फ्रांसिस्को। सायो फ्रांसिस्को के बारे में मैंने बताया कि ये सबसे पहले 1000 मीटर ऊपर जाती है, उत्तर की तरफ जाती है, फिर वो मुड़ जाती है और अंत में जाके दक्षिण अटलांटिक महासागर में क्या होती है? वो मुड़ जाती है। इस तरह से बच्चों हमने देख लिया, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो दो उच्च भूमि के बारे में पढ़ा, ब्राजील उच्च भूमि और गुयेना उच्च भूमि, ठीक है बच्चों। अब हमको देखना है उच्च भूमि। तो इतना याद रखिएगा कि ब्राजील की जो प्राकृतिक संरचना है उसको 5 भाग में बांटा गया, जैसे भारत को 5 भाग में बांटा गया था, उसी तरह भारत की जो प्राकृतिक रचना थी 5 भाग में बांटा गया था ना, याद होगा आपको। क्या था, क्या क्या था? हिमालय, उत्तर भारतीय मैदान, प्रायद्वीपीय, तटीय प्रदेश और द्वीप समूह। तो उसी तरह ब्राजील को भी 5 भाग में बांटा गया है, उच्च भूमि, विशाल कगार, तटीय प्रदेश, मैदानी प्रदेश और द्वीप समूह। तो उच्च भूमि के बारे में मैंने बता दिया। विशाल कगार, अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे ना तो यहाँ पर क्या है? विशाल कगार है, जो ब्राजील का पूर्वी इलाका है, पूर्वी दक्षिणी जो बॉर्डर जैसा दिख रहा है, ये क्या है? उच्च कगार, विशाल कगार है। ये विशाल कगार की जो ऊंचाई होती है बहुत ज्यादा होती है, विशाल कगार की जो ऊंचाई होती है बहुत ज्यादा होती है। यहाँ से जो व्यापारिक हवाएं आती है ना, जैसे हमारे भारत में वर्षा कराने के लिए, वर्षा होने के लिए प्रमुख हवा कौन सी? मानसून हवा है, ठीक है। तो उसी तरह ब्राजील में जो बारिश कराने वाली मेन हवा है उसको बोलते हैं व्यापारिक हवाएं। तो जो भी व्यापारिक हवाएं आती है, जो अटलांटिक महासागर से या उत्तर अटलांटिक महासागर से जो व्यापारिक हवाएं आती है, जो वर्षा कराने के लिए क्या करती है? मदद करती है, वे सारी सारी हवाएं क्या होती है? विशाल कगार द्वारा क्या होती है? रोक ली जाती है। क्यों? क्योंकि विशाल कगार की ऊंचाई ज्यादा है, तो जो बादल रहेगा, जो पानी लिया हुआ है, तो उसको पार करने में क्या होगा? कठिनाई आएगी थोड़ा। जब वो थोड़ा सा ऊपर उठेगा तो उसका जो जल धारण क्षमता है, बादल की जल धारण क्षमता है, वह क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, और पूरा का पूरा जो बरसात है वो पूरा का पूरा बारिश ये इसकी पूर्वी इलाकों में हो जाएगा। ब्राजील का जो पूर्वी इलाका है यहीं पर पूरा का पूरा बारिश हो जाएगा। तो विशाल कगार जो है वह बारिश कराने में क्या करता है? ब्राजील में बारिश कराने के लिए क्या करता है? मदद करता है, ठीक है ना। उसी तरह हमारे अगर भारत में बात करें बारिश के लिए कौन प्रमुख कारक है? तो हिमालय है और हिंद महासागर है, उसके बारे में मैं आगे बता दूंगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, चलो आगे पढ़ लेते हैं। आ जाइए, देखो ब्राजील,
ब्राजील के मानचित्र में नजर डालते ही आपके ध्यान में आएगा कि ब्राजील का अधिकांश उच्च भूमि और पठारों और छोटे छोटे पर्वतों से व्याप्त है। सही बात है, दो उच्च भूमि देखा था, ब्राजील उच्च भूमि और गुयाना उच्च भूमि, और हमने पीले तितर बितर रंग देखे थे, उसका नाम क्या था, पठार। मैंने क्या बताया था, पठार, और छोटे छोटे पर्वतों से व्याप्त है। वहां पर ज्यादा बड़े बड़े पर्वत नहीं है, जैसे भारत में अगर हम लोग बात करें 6000 से लेकर 8000 हिमालय है, तो उस तरह के पर्वत ब्राजील में नहीं है। ब्राजील में लंबे चौड़े बहुत ऊंचे पर्वत नहीं है। उत्तर की ओर अमेजन नदी का मैदान और दक्षिण पश्चिम में पराना नदी का मैदान। सही बात है, अगर हम लोग उत्तर की तरफ जाएंगे तो क्या है, अमेजन नदी का मैदान है, और हम लोग पश्चिम की तरफ आएंगे तो बच्चों देखो यहाँ पे पश्चिम की तरफ कौन है, पराग्वे और पराना नदी का मैदान दिख रहा है यहाँ पर, पराग्वे और पराना नदी का मैदान, इसको याद रखिएगा बच्चों। अब आगे, अब अच्छा, छोड़कर ब्राजील विस्तृत मैदान का अभाव, वहां पर ज्यादा मैदान नहीं है। तटीय भागों में भी मैदान विस्तृत नहीं है। ब्राजील के प्राकृतिक विभाग निम्नलिखित है। पहला हम लोग पढ़ना है उच्च भूमि, फिर उसके बाद हमको पढ़ना है विशालकागार, फिर हमको पढ़ना है तटीय प्रदेश, फिर हम पढ़ेंगे मैदानी प्रदेश, फिर हम लोग पढ़ेंगे द्वीप समूह। जिस प्रकार भारत में द्वीप समूह पढ़ा था उस तरह यहाँ पर भी द्वीप समूह हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, उच्च भूमि, तो आपको मालूम ब्राजील के पास दो उच्च भूमि है। दक्षिण ब्राजील विस्तृत पठार से व्याप्त है। अगर हम लोग दक्षिण की तरफ आते हैं, नीचे की तरफ, ब्राजील में हम लोग नीचे की तरफ तितर बितर रंग थे, पीले पीले रंग, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों। मैं यहाँ पर सब पढ़ते जाऊंगा और आपको मैप में सब दिखाते जाऊंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो मानचित्र वो मानचित्र मैं खोल के रखा हूँ और यहाँ पर आपको सब सारी चीजें बताते जाऊंगा। तो मैंने बच्चों क्या पढ़ा, ब्राजील का विस्तृत पठार से व्याप्त है। ब्राजील का पठार, ब्राजील की उच्च भूमि या ब्राजील ढाल क्षेत्र, इनसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो ब्राजील ढाल क्षेत्र भी बोल सकते हो और ब्राजील उच्च भूमि भी बोल सकते हो, ठीक है। ब्राजील एवं गुयाना उच्च भूमि को मिलाकर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का गर्व माना जाता है। ये ब्राजील उच्च भूमि और गुयाना उच्च भूमि, ये ना दक्षिण अमेरिका के क्या माने जाते हैं, गर्व। गर्व मतलब केंद्रक, जो मतलब गर्व मतलब क्या होता है, किसी भी इलाके का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है ना, उसे गर्व कहा जाता है। तो दक्षिण अमेरिका का गर्व कहा जाता है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है ना, उसका गर्व कहा जाता है ब्राजील उच्च भूमि और गुयाना उच्च भूमि को मिलाकर। अब हम लोग पढ़ लेते गुयाना उच्च भूमि के बारे में। कहां पर बच्चों, देखो गुयाना उच्च भूमि यहाँ पर है। गुयाना उच्च भूमि की मुख्य भाग वेनेजुएला दिख रहा है आपको, वेनेजुएला एक देश का नाम है। तो जो गुयाना उच्च भूमि है वो वेनेजुएला से शुरू होता है, ठीक है। यह उच्च भूमि पूर्व की ओर फ्रेंच गुयाना तक फैली हुई है। तो गुयाना उच्च भूमि से लेकर, ये जो गुयाना उच्च भूमि है वे वेनेजुएला से लेकर ये फ्रेंच गुयाना तक क्या हुआ, इसका विस्तार है। यहाँ तक गुयाना उच्च भूमि क्या हुआ, फैला हुआ है। चलो, गुयाना उच्च भूमि ब्राजील के उत्तर में रोरैमा, पारा और अमापा, इन राज्यों तक फैली हुई है। रोरैमा, पारा और अमापा, यहाँ पर तीन राज्य है, रोरैमा, पारा और अमापा। यहाँ पर अगर आप लोग आगे जाके मानचित्र देखेंगे जब ब्राजील का, तो रोरैमा, पारा और अमापा, रोरैमा यहाँ पर है, पारा यहाँ पर है और अमापा यहाँ पर है, ये तीन राज्य हैं। तो वेनेजुएला से गुयाना उच्च भूमि शुरू होता है और कहाँ तक जाता है, फ्रेंच गुयाना। तो तीन राज्यों में फैला हुआ है। गुयाना उच्च भूमि हो गया। ब्राजील में इस उच्च भूमि कम ऊंचा वाला भाग है। तो जो दो उच्च भूमि है ना, ब्राजील उच्च भूमि और गुयाना उच्च भूमि, तो गुयाना उच्च भूमि की जो ऊंचाई है वो ब्राजील उच्च भूमि से क्या है, कम है, ये याद रखिएगा। ब्राजील में इस उच्च भूमि को कम ऊंचा भाग है, ब्राजील में इसका ऊंचाई क्या होती है, कम होती है। लेकिन ब्राजील का सर्वोच्च शिखर पिको दी नेबलिना ब्राजील के वेनेजुएला सीमा पर है और उसकी ऊंचाई 3014। सही बात है। तो ये ऊंचाई में भले से कम है, गुयाना उच्च भूमि ब्राजील उच्च भूमि की ऊंचाई में भले से ही कम है, लेकिन वहां पर सबसे ऊंचा शिखर पिको दी नेबलिना, ब्राजील का सबसे ऊंचा शिखर पिको दी नेबलिना गुयाना उच्च भूमि पाया जाता है। अब हम लोग पढ़ लेते हैं ब्राजील उच्च भूमि। क्या पढ़ेंगे, ब्राजील उच्च भूमि। बच्चों यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आप लोग को, ठीक है। अब ब्राजील उच्च भूमि जो दक्षिणी भाग में, ये पीला पीला तितर बितर जो कलर दिख रहा है, इसको ब्राजील उच्च भूमि कहते हैं। दक्षिण पूर्व, ये दक्षिण नीचे, और इस तरफ देखेंगे तो दक्षिण पूर्व भाग है। ऊंचाई कितनी इसकी, 1000 दिख रहा है, पीला पीला कलर का, 1000 मीटर से अधिक है, किंतु अन्य भागों में 500 से 1000 मीटर के बीच है। उच्च भूमि की ऊंचाई पूर्व की ओर धीरे धीरे कम होती जाती है। जैसे जैसे पूर्व की तरफ जाएंगे हम लोग, ऊंचाई क्या होती है, धीरे धीरे कम हो जाती है। दिख रहा है आपको, इधर हरा हरा कलर दिख रहा है, इधर जिस तरह यहाँ पर जाएंगे इनकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इस दिशा की ओर ढाल कुछ ज्यादा तीव्र नहीं है। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, जैसे भारत में ढलान बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है, तो यहाँ पर जो भी ढाल रहेगा वह ढाल अचानक नहीं कम हो जाता है, वह स्लो स्लो कम होगा, बहुत धीमे धीमे कम होगा। ऐसा नहीं कि कोई ढलान आए फिर डायरेक्ट खड्डा आ जाएगा, ऐसा नहीं, इसकी ढलान जो है वो धीरे धीरे कम होती है, ठीक है। इस ढलान से बहने वाली अमेजन की सहायक नदियों द्वारा कई झरने जलप्रपात बनाए जाते हैं। उत्तर की ओर ढलान तीव्र गति से
होगी, अचानक नहीं। अभी देखो उत्तर की ओर जो ढलान है ब्राजीलिया दिख रहा है आपको, ये उत्तर की तरफ जो ढलान है, जैसे जीगू नदी हो गया, यहाँ पर बहुत सारी नदियां हैं, ठीक है ना। जब हम लोग अमेजन नदी का मतलब जल के बारे में पढ़ेंगे ना, जल प्रणाली ब्राजील की जल प्रणाली, तो उसमें हम लोग मैं बताऊंगा कि नदियां, ये उत्तर की जो नदियां हैं, ढलान ज्यादा होने की वजह जितनी नदियां हो सारी की सारी नदियां अमेजन नदी में जाके मिल जाती है। जीगू नदी, यहाँ पर बहुत सारी नदियां हैं, ठीक है। आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार। हाँ, तो बच्चों यहाँ पर देखो जीगू नदी है, जुरुका नदी है, अरागुआ नदी है, टोकटिन्स नदी है, ये सारी नदियां जो है ना उत्तर की तरफ बहती हैं, और ये सारी नदियों में जो पानी है वो अमेजन नदी में जाके क्या हो जाता है, मिल जाता है। इसलिए इन नदियों को अमेजन नदी की सहायक नदी कहा जाती है। क्या कहा जाती है? अमेजन नदी की सहायक नदियां कहा जाती है। तो बच्चों समझ में आ गया, यहाँ तक नदियों की ढलान जो है वो उत्तर की ओर चली जाती है। अब हम लोग आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। तो मैं कहा था, देखो बच्चों यहाँ पर, हाँ, फिर अभी अनेक नदियां उच्च भूमि के भाग प्रारंभ होता है। बहुत सारी नदियों का जो नदियां हैं वो उच्च भूमि शुरू होती है और बाद में अंत में जाके अमेजन नदी से क्या हो जाती है, वो मिल जाती है। उच्च भूमि के दक्षिण ढाल में परागे पराना नदी, देखो दक्षिण में देखो पराग्वे, ये पराग्वे नदी है और पराना नदी है। पराग्वे पराना उरुग्वे, दिख रहा है बच्चों, पराग्वे पराना और उरुग्वे, ये तीनों नदियां आके अर्जेंटीना यहाँ पर जाके मिल जाती हैं। उरुग्वे नदी को उद्गम होता है, मतलब दक्षिणी इलाकों में तीन नदियां याद रखिएगा। ब्राजील के दक्षिणी इलाकों में पराग्वे, पराना और उरुग्वे, ये तीनों नदियों को दक्षिणी इलाके में क्या हुआ, उद्गम हुआ है। यहां तक समझा स्टूडेंट? हाँ, चलो। फिर ये तीनों नदियां कहाँ जाती है? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना का एक देश का नाम है। ये तीनों नदियां वहां पर जाके मिल जाती है। उच्च भूमि के पूर्व की ओर ढलान अधिक तीव्र है। अब पूर्व की ओर ढलान देखेंगे बहुत ज्यादा तीव्र है। यहाँ पर अजस्त्र कड़ा दिख रहा है, ढलान बहुत ज्यादा है। मैंने पहले बताया एक खड्डे जैसा बहुत ज्यादा ढलान होती है, कगार की तरह दिखाई देती है। अब हम लोग देखने वाले विशाल कगार। तो बच्चों मैंने इसके पहले विशाल कगार के बारे में बता दिया कि विशाल कगार जिसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा होती है और ब्राजील में जो व्यापारिक हवाएं होती हैं उन व्यापारिक हवाओं को यह रोकने का काम करता है ताकि वहां पर बारिश हो जाए। और जो मतलब जो उच्च भूमि रहेगा, ठीक है, विशाल कगार, विशाल कगार के उस पार बारिश नहीं होगी, वहां पर वृष्टि छाया का निर्माण होगा, वृष्टि छाया प्रदेश का निर्माण होगा, वहां पर बारिश नहीं होगी। वृष्टि छाया का प्रदेश, बारिश होती है और दूसरी तरफ अ, बारिश नहीं होगी दूसरी ओर, ठीक है बच्चों। चलो अब हम लोग देखते हैं विशाल कगार, ठीक है। विशाल कगार इस तरफ मिलेगा समुद्र किनारे किनारे में। यह प्राकृतिक भाग भले ही क्षेत्र की दृष्टि से बहुत छोटा है, ये बहुत छोटा सा भाग है, किंतु इसकी ढलान प्राकृतिक को देखते हुए जलवायु पर पड़ने वाले प्रभाव को देखकर इसे स्वतंत्र विभाग माना जाता है। उच्च भूमि की पूर्व दिशा इस कगार द्वारा अंकित होती है। जो उच्च भूमि की पूर्व दिशा है ना, इस पूर्व की तरफ पूरा विशाल कगार आपको मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। अजस्त्र कड़ा, कैसीनो पुलिन, यहाँ पर पूरा आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर पूरे पूरे विश्व पूरे पूर्व की तरफ विशाल कगार मिलेगा। इस भाग में उच्च भूमि की ऊंचाई 790 मीटर की ऊंचाई हो जाती है, जो व्यापारिक हवाओं को रोकने के लिए काम करता है। कुछ भागों में ऊंचाई धीरे धीरे कम होने लग जाती है। कुछ भाग होते हैं जहां पर ऊंचाई धीरे धीरे क्या हो जाती है बच्चों, कम हो जाती है। जो विशाल कगार की ऊंचाई है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। अब आगे सायो पायलो से पोर्टो एलेग्रो के भाग में ऊंचाई क्या होती है, कम होती है। यहाँ पर सायो पायलो है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे ना सायो पायलो, यहाँ पर सायो पायलो है और यहाँ पर पोर्टो एलेग्रो है, ईस्ट इलाका। यहाँ पर सायो पायलो, यहाँ पर पोर्टो एलेग्रो। तो सायो पायलो से लेकर पोर्टो एलेग्रो में जो ऊंचाई है किसकी, विशाल कगार की, वो विशाल कगार की ऊंचाई यहाँ इन इलाकों में क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। इसलिए यहाँ इन इलाकों में ज्यादा बारिश नहीं होती है। अब देखते हैं विशाल कगार के कारण दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों को बाधा आती है। तो सही बात है ना, ये दक्षिण और पूर्व की तरफ से जो व्यापारिक हवाएं आती हैं वे सारी की सारी हवाएं किससे, विशाल कगार द्वारा क्या होती है, रोक ली जाती हैं। यहां तक समझा बच्चों, ताकि वहां पर बारिश हो जाए। इसलिए विशाल कगार के उस पार विमुख ढाल वृष्टि छाया का प्रदेश तैयार होता है। इस प्रदेश के उत्तर की ओर का भाग का वर्णन अनावृष्टि चतुर्भुज। अनावृष्टि चतुर्भुज मतलब बच्चों ऐसा इलाका जहां पर बारिश ना हो, ठीक है। तो विशाल कगार जब अपने एक ओर बारिश व्यापारिक हवाओं को रोक लेगा तो विशाल कगार की दूसरी ओर जो बादल है जिसके अंदर जल धारण क्षमता है वह बादल वहां पहुंच पाएंगे क्या, नहीं पहुंच पाएंगे। तो ब्राजील मतलब विशाल कगार के जो उस पार रहेगा वहां पर अनावृष्टि चतुर्भुज का निर्माण होगा। तो अनावृष्टि चतुर्भुज के बारे में आपको मालूम पड़ गया बच्चों कि जहां पर बारिश नहीं होती है, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ तक हमारे दो टॉपिक हो गए, एक उच्च भूमि हो गया, दूसरा विशाल कगार हो गया। अब हमारा अगला टॉपिक है तटीय प्रदेश। तो ब्राजील को दो तटीय प्रदेश मिला हुआ है,
एक तो उत्तर पूर्व और दूसरा दक्षिण दक्षिण पूर्व, ये दो तटीय प्रदेश मिला हुआ। जैसे भारत का तटीय प्रदेश 7,500 किलोमीटर लंबा तटीय प्रदेश है ना भारत का, तो उसी तरह ब्राजील का 7,400 किलोमीटर लंबा तटीय प्रदेश है। इस तटीय प्रदेश को उत्तर पूर्व दिख रहा है आपको, ये उत्तर पूर्व, ये ऊपर उत्तरी में उत्तरी अटलांटिक महासागर है ना, उत्तर पूर्व और दक्षिण नीचे की तरफ दक्षिण पूर्व भागों में बांटा जा सकता है। उत्तर की अमापा, पापा यहाँ पर ना आप आओगे ना तो यहाँ पर अमापा राज्य दिखेगा, उत्तर में अमापा, अमापा से रियो ग्रांडो डी नोर्टो उत्तर तक कहा जाता है, जिससे आगे दक्षिण दिशा में फैले हुए तट तक पूर्वी तट कहा जाता है। फिर ये नीचे जो तट मिलेगा उसको क्या कहा जाएगा, पूर्वी तट। उत्तर तट पर अमेजन के साथ साथ अनेक नदियां आकर मिलती है। जो उत्तरी तट है ना, देखो यहाँ पर उत्तरी तट, यहाँ पर अमेजन नदी तो आती है, साथ साथ मैंने बहुत सारी नदियां बताई, जैसे जीगू नदी यहाँ पर नदी है, ये सारी नदियां क्या होती है, अमेजन में जाकर मिल जाती है। इसलिए यह तट समतल और नीचे, जो अमेजन नदी का इलाका है ना, ये समतल और बहुत नीचे बहुत खड्डे में चला जाता है, इसलिए यहाँ सारी जो नदियां होती है वो दक्षिण में न जाकर वो कहाँ चली जाती है, उत्तर में चली जाती है। इसलिए अमेजन नदी जो होती है साल के 12 महीने क्या होती है, पानी से भरी होती है। ठीक है ना, याद रखिएगा, सदाबहार वन पाए जाते हैं, हमेशा हरा भरा होता है, मानव नहीं जा सकता वहां पर, बहुत बाधा है वहां पर, इसलिए ये समतल और नीचा है। इस किनारे मराजो द्वीप दिख रहा है बच्चों, यहाँ पर मराजो द्वीप, यह जो है यह ब्राजील का सबसे बड़ा द्वीप कहा जाता है, ब्राजील का सबसे बड़ा द्वीप कहा जाता है, जो अमेजन नदी के अपक्षरण की वजह से तैयार हुआ है। अमेजन नदी जब आती है यहाँ पर तो उसकी जो वेग है वो बहुत कम हो जाती है, जिस वेग की वजह से यहाँ पर मराजो द्वीप का क्या होता है, निर्माण हो जाता है। मराजो खाड़ी दिख रहा होगा बच्चों, यहाँ पर देखो मराजो खाड़ी, मराजो द्वीप के बाजू मराजो खाड़ी है। सायो मार्कोस की खाड़ी, सायो मार्कोस की खाड़ी यहाँ पर दिख रहा होगा बच्चों, देखो सायो मार्कोस, ये सारी चीजें मिलती है। मराजो एक बड़ा तटीय द्वीप है, अमेजन एवं टोंकाटिस नदियों के मुहाने के दरमियान तैयार होता है। बच्चों मैंने यहाँ पर बताया 1300 मीटर होता है, जो अमेजन नदी जब पश्चिम की तरफ होता है तो उसका जो चौड़ाई होता है वो 1300 किलोमीटर होता है। जैसे जैसे वह पूर्व की ओर जाता है तो उसकी चौड़ाई 240 किलोमीटर हो जाती है। ठीक है, ये याद रखिएगा बच्चों। अब आगे हम लोग देख लेते हैं। बच्चों मैं पढ़ रहा हूँ और मैंने खाली ये मानचित्र इसलिए ओपन करके रखा ताकि आपको मैं यहाँ पर सारी चीजें बता सकूं। आप लोग क्या करें, किताब में ओपन करके रखें, किताब में मैं जहां जहां पढ़ रहा हूँ वो आप देखते जाइएगा, आपको मिल जाएगा। फिर इस तट पर दूर दूर तक फैली हुई पुलिन तटीय बालू का भित्तियां दिखाई देती हैं। कुछ भागों में इन किनारों पर रक्षा प्रवाल भित्तियां मतलब समुद्री जो वनस्पतियां होती है ना, समुद्री वनस्पतियां जो मतलब खराब हो जाती है, तो वो सारी वनस्पतियों से वहां पर द्वीप तैयार होता है। अब मैदानी प्रदेश, तो हमारे पास दो मैदानी प्रदेश है, एक ब्राजील उच्च भूमि पराग्वे पराना नदी का मैदानी प्रदेश और अमेजन नदी का मैदानी प्रदेश। मतलब वे इलाका, मतलब वो क्षेत्र जो अमेजन नदी के आसपास आएगा उसको अमेजन नदी का मैदानी प्रदेश बोलेंगे, और जो इलाका पराग्वे पराना नदी के इधर आएगा उसको पराग्वे पराना नदी का मैदानी प्रदेश कहेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या? चलो अब आगे बढ़ते हैं। ब्राजील में मैदानी प्रदेश दो विभागों में दिखाई देता है। ठीक है, पहला अमेजन नदी का मैदानी प्रदेश, दूसरा पराग्वे पराना नदी का मैदानी प्रदेश। उत्तर की ओर अमेजन नदी का मैदानी प्रदेश, दक्षिण पश्चिम में पराग्वे पराना नदी का मैदानी प्रदेश, क्योंकि ये दो इलाका है जहां पर मैदानी प्रदेश मतलब सिंचाई की सुविधाएं या खेती की जाती है। अमेजन ब्राजील का सर्वाधिक विस्तृत मैदानी प्रदेश है। सही बात है, अमेजन जो है वो ब्राजील का सबसे बड़ा मैदानी प्रदेश कहा जाता है। दिख भी रहा होगा आप लोग कितना बड़ा है। ठीक है, अमेजन नदी का सामान्य ढाल पूर्व की ओर होती है। जो अमेजन नदी है ना, ये शुरू तो यहाँ से होती है, पश्चिम से शुरू होती है, लेकिन ढाल जो है वो पूर्व की तरफ जाती है। मैंने बताया यहाँ पर 240 किलोमीटर होता है। ये जो मराजो द्वीप है वो अमेजन नदी का मुख कहा जाता है। यहाँ पर अमेजन नदी का मुख खुल जाता है और सारी का सारी जो पानी होता है वो अटलांटिक महासागर में जाके मिल जाता है। बच्चों एकदम ध्यान सुनते जाइए, बहुत अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं। अमेजन घाटी ब्राजील के पश्चिम में बहुत चौड़ी होती है। सही बात, पश्चिम में 1300 किलोमीटर होती है, दो उच्च भूमियों के बहुत पास। यहाँ पर देखो ब्राजील उच्च भूमि दिख रहा है पर, ये ब्राजील उच्च भूमि और गुयेना उच्च भूमि जब एकदम करीब आ जाते हैं तो यहाँ पर उसकी जो चौड़ाई है 240 किलोमीटर इतनी कम हो जाती है। जैसे जैसे अमेजन नदी अटलांटिक महासागर की ओर जाती है, अब जैसे जैसे अमेजन नदी अटलांटिक महासागर की तरफ जाएगी उसकी जो चौड़ाई है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वैसे वैसे मैदान की चौड़ाई बढ़ती है और नदी की चौड़ाई कम हो जाएगी लेकिन मैदान की चौड़ाई क्या होगी, बढ़ेगी। ये याद रखना। ये मैदानी भाग पूर्णतः वनों से व्याप्त है। ये पूरा मैदानी भाग ना पूरा वनों से व्याप्त है। सब यहाँ पर जंगल है, ये पूरा सबसे बड़ा जंगल कहा जाता है इसको। ये पूरा जंगल है, यहाँ पर आप जा नहीं सकते।
ठीक है। यहाँ मानव को जाना मना है, या जाएंगे भी तो बहुत मुश्किल है, बहुत खतरे वाला इलाका है वो। अच्छा, वहां पर जमीन में उगने वाली घनी वनस्पतियों के कारण मैदानी प्रदेश है और बहुत दुर्गम बन गया है। अमेजन की घाटी के वन उष्णकटिबंधीय वर्षा के प्रकार है। उष्णकटिबंधीय मतलब हमेशा क्या होते हो, हरे भरे रहते हैं। यहाँ के जो वन रहेंगे ना वो हमेशा क्या रहेंगे, हरे भरे रहेंगे। यहाँ तो बच्चों समझ में आ रहा है क्या आप लोग को? हाँ ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़े, चलो। ब्राजील का दूसरा मैदानी भाग, दूसरा मैदानी भाग मतलब यहाँ पर देखो पराग्वे पराना नदी का मैदानी प्रदेश दिख रहा है आपको, पराग्वे पराना नदी का मैदानी प्रदेश, यानी ब्राजील की उच्च भूमि के दक्षिण पश्चिम, दक्षिण आपको अच्छा दिशा तो समझ में आती है ना बच्चों। दक्षिण मतलब नीचे, पश्चिम मतलब आपके लेफ्ट साइड में। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आपके जो उल्टा हाथ है उस तरफ अगर आप जाओगे तो पश्चिम, और सीधे हाथ पे अगर आप जाओगे तो क्या हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा। ठीक है। ऐसा आप मान लो कि आपका जो सर है वो उत्तर की दिशा दर्शाता है, आपका जो पैर है वो दक्षिण की दिशा दर्शा रहा है, और आपका जो उल्टा वाला हाथ है वो आपका पश्चिम दिशा दर्शा रहा है, और आपका जो सीधा वाला हाथ है वो पूर्व की दिशा दर्शा रहा है। इस तरह से अगर याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा वीडियो देखते समय। ठीक है। ब्राजील का दूसरा मैदानी प्रदेश यानी ब्राजील की उच्च भूमि दक्षिण पश्चिम में स्थित पैराग्वे पराना नदी का मैदानी प्रदेश। पैराग्वे के उद्गम क्षेत्र ढलान दक्षिण की ओर है, ढलान जो है वो दक्षिण की ओर है। पराग्वे और पराना नदी का जो ढलान है वो दक्षिण की ओर है बच्चों। देखो यहाँ से नदी आई है, वो पराना नदी मिल गई, पराना नदी बाद में कौन से देश में जाता है बच्चों, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में जाके वो उरुग्वे नदी से मिलता है, और उरुग्वे से बाद में दक्षिण अटलांटिक महासागर में जाके वो मिल जाता है। अब आगे बच्चों, मैंने यहाँ पर पेंटानल के बारे में बताया था कि पेंटानल ब्राजील का सबसे बड़ा दलदली इलाका है। यहाँ पर एनाकोंडा नाम का जो सांप है वो पाया जाता है। विश्व का उष्णकटिबंधीय अर्ध अर्ध भूमि में एक है। यह प्रदेश ब्राजील उच्च भूमि दक्षिण पश्चिम दिख रहा है, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण मतलब नीचे आने का है और पश्चिम मतलब आपके उल्टे हाथ में, ठीक है, फैला हुआ है। पेंटानल दलदल का प्रदेश है। पेंटानल जो है वो दलदली इलाका है, ठीक है, बहुत दुर्गम इलाका है। वहां पर दिख रहा होगा आपको घास घास जैसा यहाँ पर चिन्ह यूज किया गया है। पेंटानल दलदल का प्रदेश है और माटो ग्रासो डू सोल राज्य में आता है। यहाँ पर जो राज्य है ना पेंटानल में, वो माटो डोसुल ग्रासो, माटो ग्रासो डोसुल, ये इस राज्य में आता है। ये एक ही राज्य का नाम है, माटो ग्रासो डोसुल। पेंटानल का विस्तार ब्राजील की तरह अर्जेंटीना में भी दिखाई देता है। अर्जेंटीना क्या है, दूसरा देश है, ठीक है ना। अर्जेंटीना आपको दिख रहा है यहाँ पर, हाँ। तो पेंटानल ब्राजील में तो है ये, और उसका विस्तार जो है वो अर्जेंटीना देश में भी पाया जाता है, मतलब पेंटानल अर्जेंटीना में भी है। अब बच्चों हमको देखना है द्वीप समूह, क्या देखना है, द्वीप समूह। तो इसके पहले मैंने बता दिया कि भारत में भी बहुत सारे छोटे बड़े द्वीप समूह है, ठीक है, जैसे लक्षद्वीप द्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। लक्षद्वीप द्वीप समूह जो होते हैं वो एटोल प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसके पहले वाली वीडियो आपने देखी होगी, एटोल प्रकार के होते हैं, और उसमें बहुत सारे छोटे बड़े द्वीप होते हैं। और इसमें अंडमान निकोबार में जो द्वीप होते हैं वो ज्यादा करके ज्वालामुखी से निर्मित हुए द्वीप है, ठीक है, ज्वालामुखी से उद्गार से निर्मित हुए। हाँ, वहां पर भी थोड़े बहुत ऐसे द्वीप समूह हैं जो एटोल प्रकार के, लेकिन ज्यादा नहीं है, ठीक है। अब बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं आखिरी टॉपिक, ठीक है, द्वीप समूह किसका, ब्राजील का द्वीप समूह पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैं आ जाता हूँ अपने टॉपिक पे, ब्राजील का द्वीप समूह। हाँ देखो, मुख्य भूमि के अलावा ब्राजील में कुछ द्वीप भी है, ठीक है। मुख्य भूमि तो है ही है, ब्राजील के कुछ द्वीप भी है जो ब्राजील से लगभग 300 किलोमीटर दूर है। जैसे मराजो द्वीप, ये बहुत बड़ा द्वीप है ब्राजील का, वो 300 किलोमीटर दूर है। इसका वर्गीकरण तटीय और सागरीय द्वीपों के साथ किया जाता है। मतलब तटीय मतलब जो तट से लगे हुए द्वीप है उनको तटीय द्वीप कहा जाएगा, और सागरीय द्वीप मतलब वे द्वीप जो सागर के अंदर है, जैसे उत्तरी अटलांटिक महासागर है, दक्षिण अटलांटिक महासागर है, इन सागर के अंदर जो द्वीप पाया जाएगा उसको सागरीय द्वीप कहा जाएगा, ठीक है बच्चों। अधिकांश द्वीप निक्षेपण कार्य से बने। निक्षेपण कार्य समझते हैं ना, जब नदी आती है तो अपने साथ क्या करती है, बहुत सारे अवसाद बहा कर लेकर आती है, बहुत सारे कंकड़ मिट्टी पत्थर सारी चीजें बहा कर लाती है, और बाद में क्या करती है वो नदी के मुहाने पर क्या करती है, सारी चीजें छोड़ देती है, उसे निक्षेपण कार्य कहा जाता है। सागरीय द्वीप मुख्य भूमि से बने होते हैं। सागरीय द्वीप क्या होते हैं, मुख्य भूमि से बने होते हैं। सागरीय द्वीप जो सागर के द्वीप होते हैं, जैसे हम लोग बोले जो द्वीप है वो दो भाग में बांटे गए, तटीय द्वीप और सागरीय द्वीप। जो सागरीय द्वीप होते हैं वो जमीन से 300 किलोमीटर दूरी पर पाए जाते हैं। जमीन से, देखो यहाँ पर बच्चों लिखा है, जमीन से 300 किलोमीटर दूरी पर पाए जाते हैं। ये द्वीप चट्टानी स्वरूप के होते हैं, ठीक है। चट्टानी स्वरूप के मतलब यहाँ पर ना जो समुद्री वनस्पतियां होती है, समुद्री जलचर होते हैं, वे जब मर जाते हैं ना तो उनके मरने के बाद ना एक सतह के ऊपर, एक परत के ऊपर एक परत दूसरी परत जमती जाती है, और जम जम के क्या होता है, वो एक बहुत कठोर आवरण तैयार हो जाता है, और बाद में
वहां पर द्वीप तैयार हो जाता है। ये द्वीप चट्टानी स्वरूप के होते हैं, जलमग्न पर्वतों के शिखर के भाग हैं। दक्षिण अटलांटिक महासागर का तटीय भाग प्रवाल द्वीप के बने, प्रवाल वनस्पतियां होती हैं, समुद्र में पाई जाने वाली वनस्पतियां। तो जब वनस्पतियां मर जाती हैं तो एक के ऊपर एक परत तैयार होती है और इस तरह से वहां पर एटोल द्वीप तैयार हो जाता है। ठीक है, एटोल मतलब समझ में आता है। ठीक है जी। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। प्राइया डू कैसिनो, कैसिनो ब्राजील का सुदूर दक्षिण की ओर पुलीन है। सही बात है, मैंने पुलीन बताया था, वो कैसिनो पुलीन, वो विश्व का सबसे बड़ा पुलीन है। यह विश्व का सबसे लंबी पुलीन मानी जाती है। इस बालुकामय तट की लंबाई 200 मीटर से अधिक है और ये दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। 200 मीटर तो है ही है, और साथ ही साथ इस बालुकामय तट की जो लंबाई है वो 200 मीटर से दिन पे दिन क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। इस बात को याद रखिएगा बच्चों, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सारा चीज समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मैं पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ समझाने की। आपको समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आप जो मानचित्र है उसको एकदम अच्छे से देखते जाइएगा। ठीक है बच्चों, और दो दो पार्ट हो गए। तो अभी हम लोग ने क्या देख लिया तीसरे पार्ट में, भारत के बारे में देखा। क्या देखा, भारत का प्राकृतिक संरचना और ब्राजील की प्राकृतिक संरचना देख ली। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आऊंगा तो उसमें बताऊंगी भारत का अपवाह तंत्र, फिर उसके बाद हम लोग ब्राजील का अपवाह तंत्र देखेंगे। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये सारी वीडियोस पसंद आ रही होगी। अगर आपको पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ क्या करेंगे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और लाइक कर दो। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।